हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल लर्न विद टीपीआर पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर भारत के उस दौर की जब तीन शक्तिशाली राजवंश गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट कन्नौज पर अधिकार पाने के लिए आमने सामने आ गए थे। यह संघर्ष केवल सत्ता की लड़ाई नहीं था, बल्कि इसके पीछे राजनीति, प्रतिष्ठा और पूरे उत्तर भारत पर नियंत्रण की महत्वाकांक्षा छिपी हुई थी। इसी संघर्ष को इतिहास में त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों, किसी भी बड़े संघर्ष को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर वो संघर्ष शुरू ही क्यों हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष भी अचानक नहीं होता, इसके पीछे एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हमें सम्राट हर्षवर्धन के बारे में जानना होगा। हर्षवर्धन 590 ईस्वी से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत के एक शक्तिशाली शासक माने जाते थे। उनके शासनकाल में उत्तर भारत का बड़ा भाग एक राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत था। इसका अर्थ यह है कि विभिन्न क्षेत्रों पर एक ही राजा का नियंत्रण था, जिससे प्रशासन व्यवस्थित रहता था और राजनीतिक स्थिरता बनी रहती थी। मान लीजिए किसी स्कूल में एक प्रधानाचार्य है और सभी शिक्षक उसके निर्देशों का पालन करते हैं। ऐसी स्थिति में स्कूल का संचालन व्यवस्थित रहेगा। लेकिन यदि प्रधानाचार्य अचानक चला जाए और उसका स्थान पर कोई नया प्रधानाचार्य न बने, तो अलग अलग लोग नेतृत्व करने की कोशिश करते हैं और अव्यवस्था पैदा हो जाती। ठीक यही स्थिति थी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हर्षवर्धन का ऐसा कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था जो उनकी विशाल साम्राज्य को संभाल सके। जब कोई शक्तिशाली शासक बिना मजबूत उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसकी बनाई हुई राजनीतिक एकता धीरे धीरे टूटने लगती है। यही उत्तर भारत में हुआ। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उनकी सत्ता कमजोर पड़ गई और उत्तर भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। अब कोई ऐसा शासक नहीं बचा था जो पूरे उत्तर भारत पर प्रभावी नियंत्रण रख सके। जब एक केंद्रीय शक्ति कमजोर हो जाती है, तब विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय शासक स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। यही कारण था कि उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। पहले जो राजा हर्षवर्धन के अधीन थे, वे अब स्वतंत्र शासक बन गए थे। हर शासक चाहता था कि उसका राज्य अधिक शक्तिशाली बने और उसका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों तक फैले। इस प्रकार उत्तर भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गए। इसका मुख्य कारण था शक्ति का खाली स्थान, यानी पावर वैक्यूम। जब एक बड़ा शासक चला जाता है और उसकी जगह कोई नया शक्तिशाली शासक नहीं आता, तो सत्ता का एक खाली स्थान बन जाता है। अब हर क्षेत्रीय उस शासक उस स्थान को भरने का प्रयास करता है। इसे ऐसे में समझिए, यदि किसी शहर का सबसे बड़ा व्यापारी अचानक अपना व्यापार बंद कर दे, तो अन्य व्यापारी उस स्थान को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक उसी प्रकार हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद विभिन्न राजवंश उत्तर भारत की प्रमुख शक्ति बनने की कोशिश करने लगे। इन्हीं परिस्थितियों में तीन शक्तिशाली राजवंश उभरकर सामने आए: गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। इन तीनों राजवंशों ने अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत सत्ता स्थापित कर ली थी। गुर्जर प्रतिहार मुख्य रूप से पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत में शक्तिशाली थे। इनका प्रभाव राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्र में था। वे उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। दूसरे आते हैं पाल वंश। तो पाल वंश पूर्वी भारत में शक्तिशाली था। इनका प्रमुख क्षेत्र बंगाल और बिहार था। पाल शासक भी उत्तर भारत की राजनीति में अपने प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत के शक्तिशाली शासक थे। उनका मुख्य क्षेत्र दक्कन था, फिर भी वे उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहते थे। उनका उद्देश्य भी अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाना था। इन तीनों के बीच संघर्ष हुआ। अब प्रश्न यही उठता है कि इन तीनों का राजवंशों के बीच युद्ध क्यों हुआ था। तो इसका उत्तर है कन्नौज। कन्नौज उस समय उत्तर भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। कन्नौज केवल एक शहर नहीं था, बल्कि शक्ति, प्रतिष्ठा और राजनीतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। जो शासक कन्नौज पर अधिकार कर लेता था, उसे उस उत्तर भारत का सबसे प्रभावशाली शासक माना जाता था। कन्नौज गंगा नदी के उपजाऊ मैदानों के निकट स्थित था। यह व्यापारिक मार्गों
से जुड़ा हुआ था। यह आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था। इसके अतिरिक्त इसका राजनीतिक महत्व भी बहुत अधिक था, क्योंकि हर्षवर्धन की राजधानी भी कन्नौज थी। इसलिए कन्नौज पर अधिकार करना केवल भूमि प्राप्त करना नहीं, बल्कि उत्तर भारत की सर्वोच्च सत्ता का दावा करना भी था। जब गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ये तीनों शक्तियां कन्नौज पर अधिकार करने के लिए आपस में लड़ने लगी, तब इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणीय संघर्ष कहा गया। इसे त्रिकोणीय संघर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तीन शक्तियां प्रमुख थीं। यदि दो राज्यों के बीच युद्ध होता है तो द्विपक्षीय संघर्ष कहा जाता है, लेकिन यह तीन शक्तियां थे जिनका लक्ष्य एक है, संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। अब हम समझते हैं कि कन्नौज इतना महत्वपूर्ण क्यों था। त्रिपक्षीय संघर्ष में तीनों शक्तियां गुर्जर, प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट कन्नौज पर अधिकार पाने के लिए लगातार संघर्ष करती रही। इसका कारण केवल एक शहर पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि कन्नौज का राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व था। राजनीतिक दृष्टि से उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर माना जाता था। ये कन्नौज उत्तर भारत की सत्ता का प्रतीक माना जाता था। जो राजा कन्नौज पर अधिकार कर लेता था उसे उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। इसके पीछे एक बड़ा कारण था। सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। हर्षवर्धन उस समय के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद भी कन्नौज की प्रतिष्ठा बनी रही। इससे सिंपली समझे तो मान लीजिए किसी स्कूल में प्रिंसिपल का कमरे सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यदि कोई नया प्रिंसिपल उस कमरे में बैठता है तो सभी समझ जाते हैं कि वही सबसे बड़ा अधिकारी है। उसी प्रकार मध्यकालीन भारत में कन्नौज पर अधिकार करना शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। इसलिए तीनों राजवंश केवल भूमि प्राप्त करने के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वे ये साबित करना चाहते थे कि उत्तर भारत का वास्तविक शासक कौन है। यही कारण था कि कन्नौज राजनीतिक दृष्टि से उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर माना जाता था। आर्थिक दृष्टि से ये व्यापार का प्रमुख केंद्र था। कन्नौज व्यापारिक मार्गों के बीच स्थित था। उस समय व्यापार मुख्य रूप से सड़कों और नदी मार्गों से होता था। विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले व्यापारी कन्नौज होकर गुजरते थे। जब किसी नगर अधिक व्यापार होता तो वहां बाजार विकसित होते, व्यापारियों की संख्या बढ़ती है और राज्य को कर यानी कि टैक्स के रूप में अधिक आय प्राप्त होती है। मान लीजिए किसी शहर में बहुत बड़ा बाजार है जहां दूर दूर से लोग खरीदारी करने आते हैं, तो उस बाजार पर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति अधिक लाभ कमाएगा। उसी प्रकार कन्नौज पर अधिकार करने वाला शासक व्यापार से होने वाली आय प्राप्त कर सकता था। व्यापार बढ़ने का मतलब था अधिक धन आना, अधिक कर आना, मजबूत सेना होना और अधिक शक्तिशाली राज्य। इसलिए कन्नौज केवल एक शहर नहीं था, बल्कि धन और समृद्धि का महत्वपूर्ण स्रोत था। यही कारण है कि आर्थिक दृष्टि से कन्नौज व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था। अब देखते हैं भौगोलिक दृष्टि से क्यों। भौगोलिक दृष्टि से गंगा घाटी के बीच स्थित था कन्नौज। कन्नौज गंगा घाटी के मध्यम भाग में स्थित था। गंगा घाटी भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक मानी जाती है। उपजाऊ भूमि का अर्थ यहाँ कृषि उत्पादन अधिक होता था। जहाँ अधिक खेती होती है वहाँ अधिक अनाज पैदा होता है, अधिक जनसंख्या बसती है और राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है, यदि किसी किसान के पास उपजाऊ खेत हो तो वो कम मेहनत में भी अधिक फसल प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार जो शासक गंगा नदी के घाटी पर नियंत्रण रखता था उसे कृषि से भरपूर आय प्राप्त होती थी। इसके अलावा गंगा घाटी उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य भी करती थी, इसलिए यहाँ से प्रशासन चलाना और अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव बनाए रखना आसान होता था। यही कारण था कि कन्नौज का भौगोलिक स्थान उसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता था। चौथा है सांस्कृतिक दृष्टि से। सांस्कृतिक दृष्टि से शिक्षा और संस्कृति का केंद्र भी इसे माना जाता है। कन्नौज केवल राजनीतिक और आर्थिक केंद्र ही नहीं था, बल्कि शिक्षा और सांस्कृतिक का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ विद्वान, कवि, शिक्षक और विभिन्न कलाओं से जुड़े लोग रहते थे। जिस नगर में विद्वानों और शिक्षित लोगों का निवास होता था वह धीरे धीरे ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बन जाता। जैसे
आज यदि किसी शहर में बड़े बड़े विश्वविद्यालय, पुस्तकालय और शिक्षण संस्थान हो तो वह शहर शिक्षा का केंद्र कहलाता है। उसी प्रकार उस समय कन्नौज को शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। किसी शासक के लिए ऐसे नगर पर अधिकार करना केवल राजनीतिक विजय नहीं थी, बल्कि प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्त करना भी था। इससे उसकी छवि एक शक्तिशाली और सभ्य शासक के रूप में बनती थी। इसलिए कन्नौज सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इन्हीं कारणों से गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट जैसे शक्तिशाली राजवंश कन्नौज पर अधिकार पाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। यही संघर्ष इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब प्रश्न उठता है कि आखिर त्रिकोणीय संघर्ष क्या था? तो सरल शब्दों में कहे तो गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन तीन शक्तिशाली राजवंशों के बीच कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जो लंबा संघर्ष हुआ, उसे ही त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता था। इसे त्रिकोणीय संघर्ष इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस संघर्ष में तीन शक्तियां शामिल थी। एक तरफ गुर्जर प्रतिहार, दूसरी तरफ पाल वंश और तीसरी तरफ राष्ट्रकूट वंश था। ये तीनों अलग अलग क्षेत्रों के शक्तिशाली राजवंश थे, लेकिन तीनों की नजर एक ही नगर कन्नौज पर थी। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था कि संघर्ष शुरू क्यों हुआ। तो जब किसी स्थान के लिए कई शक्तिशाली लोग एक साथ दावा करने लगते हैं तो संघर्ष होना स्वाभाविक है। मान लीजिए किसी स्कूल में ऐसी कुर्सी हो जिसे सबसे सम्मानजनक माना जाता है। अब यदि तीन छात्र उस कुर्सी पर बैठना चाहे और तीनों स्वयं को सबसे योग्य समझे तो उनके बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार कन्नौज उस समय उस उत्तर भारत का सबसे प्रतिष्ठित नगर माना जाता था, इसलिए तीनों राजवंश उस पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। यही संघर्ष का मूल कारण था, कन्नौज पर नियंत्रण प्राप्त करना। इस संघर्ष को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि इसमें भाग लेने वाली शक्तियां कौन थी। तो गुर्जर प्रतिहार उत्तर भारत की एक शक्तिशाली शक्ति थी, पाल वंश पूर्वी भारत में शक्तिशाली था और राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत की प्रमुख शक्ति मानी जाती थी। तीनों ही अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत थे, उनके पास सेना थी, संसाधन थे और राजनीतिक शक्ति भी थी। लेकिन समस्या ये थी कि तीनों ही कन्नौज को अपने अधिकार में लेना चाहते थे। यह एक छोटी सी लड़ाई नहीं थी जो एक दो वर्ष में समाप्त हो जाए। पाठ में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह संघर्ष लगभग 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक माना जाता है, अर्थात ये संघर्ष कई दशकों तक जारी रहा। यदि दो राज्यों के बीच एक बार युद्ध हो और विजेता तय हो जाए तो संघर्ष समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ ही नहीं। एक शक्ति कन्नौज पर अधिकार करती, फिर दूसरी शक्ति उसे चुनौती देती, उसके बाद तीसरी शक्ति भी अपना दावा प्रस्तुत करती। इस प्रकार कन्नौज पर अधिकार का प्रश्न बार बार उठता रहा और संघर्ष के लंबे समय तक चलता रहा। यही कारण है कि इतिहास में एक दीर्घकालीन राजनीतिक संघर्ष माना जाता है इसे। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि त्रिकोणीय संघर्ष क्यों कहा गया इसे, क्योंकि त्रि का अर्थ होता है तीन, क्योंकि इसमें तीन शक्तियां प्रमुख शामिल थी, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इसलिए इसे हम त्रिकोणीय संघर्ष क्या कहते हैं। यदि केवल दो शक्तियां होती तो द्विपक्षीय संघर्ष कहा जाता, लेकिन यहाँ तीन शक्तियां थी इसलिए इसका नाम पड़ा त्रिकोणीय संघर्ष। कन्नौज ही संघर्ष का केंद्र था। तीनों शक्तियां सीधे सीधे एक दूसरे के राज्यों को जीतने की नहीं लड़ रही थी, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करना था। यानी पूरे संघर्ष का मुख्य बिंदु कन्नौज था। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए तीन व्यापारी एक बड़ी दुकान को खरीदना चाहते हैं क्योंकि वो बाजार की सबसे महत्वपूर्ण दुकान है, तब तीनों के बीच प्रतिस्पर्धा उसी दुकान को लेकर होगी। उसी प्रकार तीनों राजवंशों के बीच प्रतिस्पर्धा का केंद्र था कन्नौज। इतिहासकार इस संघर्ष को महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि इसमें उस समय की तीन सबसे प्रभावशाली शक्तियां शामिल थीं। तीनों राजवंश अपने अपने क्षेत्र में शक्तिशाली थे, इसलिए उनके बीच होने वाला संघर्ष साधारण नहीं था। कन्नौज पर अधिकार का अर्थ केवल एक नगर पर अधिकार नहीं माना जाता था, बल्कि ये शक्ति, प्रतिष्ठा, प्रभुत्व का प्रतीक था। इसी कारण तीनों राजवंश लंबे समय तक इसके लिए संघर्ष करते रहे। दोस्तों, इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए। यही नक्शा हमें पूरे त्रिकोणीय संघर्ष को समझने में मदद करता है। चित्र में तीन बड़े शक्तिशाली राज्यों को दिखाया गया है,
गुर्जर प्रतिहार उत्तर पश्चिम की तरफ, पाल पूर्व वंश की तरफ और राष्ट्रकूट दक्षिण वंश की तरफ, और बीच में लाल बिंदु से कन्नौज को दिखाया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर तीनों शक्तिशाली राजवंशों की नजर कन्नौज पर क्यों थी? तो कन्नौज को बीच में क्यों दिखाया गया? क्योंकि नक्शे में आप देख सकते हैं कि कन्नौज लगभग तीनों राज्यों के बीच में स्थित था, यानी पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार उसे प्राप्त करना चाहते थे, पूर्व से पाल वंश उसे प्राप्त करना चाहते थे, दक्षिण से राष्ट्रकूट भी उस पर कब्जा करना चाहते थे। इसलिए तीनों दिशाओं से आने वाली शक्तियों का लक्ष्य एक ही था, कन्नौज। ठीक वैसे ही जैसे किसी शहर का सबसे बड़ा व्यापारी चौराहा हो और हर व्यापारी उस पर नियंत्रण रखना चाहता हूँ, जिसके पास वह चौराहा होगा वह सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जाएगा। उसी प्रकार उस समय कन्नौज पर अधिकार होना शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। नक्शे में लाल रंग वाला भाग गुर्जर प्रतिहारों को क्षेत्र को दिखाया गया। यह राज्य उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। अब सोचिए, यदि गुर्जर प्रतिहार कन्नौज पर अधिकार कर लेते तो उनका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता। क्यों? क्योंकि कन्नौज उनके राज्य के पूर्वी भाग के निकट था। कन्नौज पर नियंत्रण का मतलब था वे उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली शासक बन कहलाते, इसलिए वे बार बार कन्नौज को प्राप्त करने का प्रयास करते रहे। अब नक्शे के दाईं ओर हरे रंग का क्षेत्र देखिए, यह पाल वंश का राज्य है। पाल शासकों का क्षेत्र पूर्वी भारत में था। यदि पाल वंश कन्नौज पर अधिकार कर लेता तो उसका प्रभाव पूर्व से लेकर निकलकर उत्तर भारत तक फैल जाता। मान लीजिए किसी छात्र का प्रभाव केवल अपनी कक्षा तक है, लेकिन यदि वो पूरे विद्यालय का मॉनिटर बन जाए तो उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति दोनों बढ़ जाएगी। ठीक यही स्थिति थी पाल शासकों की। वे चाहते थे कि कन्नौज पर अधिकार करके वो उत्तर भारत की प्रमुख शक्ति बन जाए। अब नक्शे में नीचे नीले रंग वाला जो क्षेत्र है वो राष्ट्रकूटों का राज्य है। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत के शक्तिशाली शासक थे। अब प्रश्न ये उठता है कि दक्षिण भारत में रहने वाले राष्ट्रकूटों को उत्तर भारत की कन्नौज से क्या मतलब था? कारण था प्रतिष्ठा और प्रभुत्व। यदि राष्ट्रकूट कन्नौज पर अधिकार कर लेते तो ये सिद्ध हो जाता तो कि उनकी शक्ति केवल दक्षिण तक सीमित नहीं है, बल्कि वो उत्तर भारत में भी प्रभाव रखते हैं। इसलिए राष्ट्रकूट भी बार बार उत्तर की ओर अभियान चलाते रहे। चित्र में काले रंग की टूटी हुई रेखाओं से एक त्रिकोण जैसा आकार बन गया। यह कोई साधारण आकृति नहीं है, यह दर्शाता है कि तीनों शक्तियां गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट एक दूसरे से संघर्ष कर रही है। तीनों की दिशा अलग थी लेकिन लक्ष्य एक था, कन्नौज। इसी कारण इस संघर्ष को त्रिकोणीय संघर्ष कहा गया, क्योंकि संघर्ष में तीन प्रमुख शक्तियां शामिल थी। तीनों राज्यों की स्थिति को समझिए तो यदि हम इस नक्शे को देखें तो पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार है, पूर्व से पाल है और दक्षिण से राष्ट्रकूट है, और तीनों के बीच कन्नौज है। यानी कन्नौज ऐसा केंद्र था जिस पर तीनों की नजर थी। ठीक वैसे ही जैसे किसी खेल में एक ट्रॉफी को तीन मजबूत टीमें उसे जीतना चाहती हूँ। ट्रॉफी एक है लेकिन दावेदार तीन है। परिणाम क्या होगा? लगातार प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। ये स्थिति कन्नौज की थी। इस नक्शे का जो मुख्य संदेश है वो ये है कि जब भी आप ये चित्र देखें तो केवल रंगों को मत देखिए। याद रखिए, लाल क्षेत्र गुर्जर प्रतिहार यानी उत्तर पश्चिम, हरा क्षेत्र पाल यानी पूर्व, नीला क्षेत्र राष्ट्रकूट दक्षिण, बीच का लाल बिंदु कन्नौज, त्रिकोणीय रेखा यानी कि तीनों शक्तियों का संघर्ष। यही कारण है कि इतिहास में त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीन शक्तियां राजवंश शामिल होते हैं जिसका केंद्र एक है, कन्नौज पर अधिकार स्थापित करना। इस नक्शे को समझ लेने के बाद पूरे त्रिकोणीय संघर्ष की मूल अवधारणा बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि यह चित्र हमें साफ दिखाता है कि संघर्ष कहाँ था, किनके बीच था और उसका केंद्र कन्नौज क्यों था। जब हम प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति सामने आती है, वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। इस वंश ने केवल एक बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं किया, यह सिर्फ त्रिकोणीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था, बल्कि कि भारत को भारी आक्रमण से सुरक्षित भी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे पहले ये समझते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था। तो इनका मुख्य क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत और उत्तर भारत था। इसका अर्थ है कि इस वंश की शक्ति केवल एक छोटे से इलाके तक सीमित नहीं थी। धीरे धीरे इनका प्रभाव राजस्थान से शुरू होकर गुजरात, फिर मध्य भारत और बाद में उत्तर भारत तक भी फैल गया। इसके मान लीजिए किसी विद्यालय में एक छात्र पहले केवल अपनी कक्षा का मॉनिटर है, कुछ समय बाद वो पूरे विद्यालय का हेड बॉय बन जाए।
अब उसका प्रभाव केवल एक कक्षा तक नहीं बल्कि पूरे विद्यालय तक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति भी समय के साथ बढ़ती गई और उनका प्रभाव भारत के विशाल भूभाग पर स्थापित हो गया। प्रतिहार शब्द का अर्थ है द्वारपाल या रक्षक होता है। अब प्रश्न उठता है कि इन्हें प्रतिहार क्यों कहा गया, क्योंकि द्वारपाल वह व्यक्ति होता है जो किसी भवन, महल या राज्य के प्रवेश द्वार की रक्षा करता है। उसका कार्य होता है कोई शत्रु या अनधिकृत व्यक्ति अंदर प्रवेश न करे, यानी कि जो जाना पहचाना हो, अनजाना व्यक्ति हो, वो प्रवेश ना करे घर के अंदर। यानी प्रतिहार शब्द केवल एक नाम नहीं है बल्कि सुरक्षा और रक्षा का प्रतीक है। इससे सिंपल वे में समझे तो यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई सुरक्षा गार्ड खड़ा है तो उसका काम घर की रक्षा करना होता है। वो किसी भी खतरे को घर के अंदर आने से रोकता है। ठीक इसी प्रकार गुर्जर प्रतिहारों को भारत का रक्षक माना गया है क्योंकि उन्होंने बाहरी आक्रमणों का मुकाबला किया था, इसलिए प्रतिहार शब्द उनके लिए बहुत उपयुक्त माना गया। अरब आक्रमणों से भी भारत की रक्षा की थी। बिंदु को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसे जो गुर्जर प्रतिहारों की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है, उन्होंने अरब आक्रमणों से भारत की रक्षा की। यह बात क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय अरब सेना लगातार नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर रही थी। वह अनेक स्थानों पर अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। यदि किसी क्षेत्र में कोई मजबूत शक्ति न हो तो भारी आक्रमणकारी आसानी से उस क्षेत्र पर अधिकार कर सकते, लेकिन भारत के पश्चिम भाग में गुर्जर प्रतिहार एक मजबूत शक्ति के रूप में मौजूद थे। उन्होंने भारी आक्रमणों का सामना किया और उन्हें आगे बढ़ने से रोका। मान लीजिए किसी शहर की सीमा पर एक मजबूत सुरक्षा दीवार खड़ी है। यदि कोई शत्रु उस शहर में प्रवेश करना चाहे तो सबसे पहले उसे उस दीवार को पार करना होगा। यदि दीवार मजबूत होगी तो शत्रु अंदर आ ही नहीं पाएगा। ठीक इसी प्रकार गुर्जर प्रतिहार भारत की सुरक्षा की एक मजबूत दीवार की तरह कार्य कर रहे थे। इसी कारण इतिहास में उन्हें भारत की रक्षा करने वाली शक्तियों में गिना जाता है। ये केवल युद्ध लड़ने की बात नहीं थी बल्कि अपने क्षेत्र, संस्कृति और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करने का कार्य भी था। इसकी राजधानी कन्नौज थी और बाद में अब अंतिम बिंदु को समझते हैं तो उनकी राजधानी कन्नौज बाद में बनी। बाद में बहुत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि प्रारंभ में उनकी राजधानी कन्नौज नहीं थी, लेकिन समय के साथ जब उनकी शक्ति और प्रभाव बढ़ा तब उन्होंने कन्नौज पर अधिकार स्थापित किया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। राजधानी किसी राज्य का प्रशासनिक राजनीतिक केंद्र होती है। यहीं से शासन चलाया जाता है और निर्णय लिए जाते हैं और पूरे राज्य का नियंत्रण किया जाता है। इसलिए किसी शक्तिशाली और महत्वपूर्ण नगर को राजधानी बनाना राजा की शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। इसीलिए उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी के रूप में चुना। यदि किसी कंपनी का मुख्य कार्यालय किसी बड़े और महत्वपूर्ण शहर में हो तो उस कंपनी की प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार कन्नौज जैसे महत्वपूर्ण नगर को राजधानी बनाना गुर्जर प्रतिहारों की बढ़ती हुई शक्ति को दर्शाता है। यही कारण था कि बाद के समय में कन्नौज उत्तर भारत की राजनीति का प्रमुख केंद्र बन गया। अब बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख शासकों की। तो सबसे पहले जो आते हैं यहाँ पे वो है नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नाम जो आता है वो है नागभट्ट प्रथम का। इन्हें इस वंश का संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसने किसी राज्य या वंश की नींव रखी हो। अब प्रश्न आता है कि नागभट्ट प्रथम इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं, क्योंकि उस समय भारत के पश्चिमी भाग में अरब आक्रमणकारी लगातार अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अरबों ने सिंध क्षेत्र तक अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और वे आगे भारत के अन्य क्षेत्रों की ओर बढ़ना चाहते थे। ऐसी स्थिति में नागभट्ट प्रथम ने उनका सामना किया। उन्होंने अरबों को युद्ध में पराजित किया और आगे बढ़ने से रोका। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि यदि उस समय अरब सेनाएं और आगे बढ़ जाती तो पश्चिमी भारत के कई क्षेत्रों पर उनका प्रभाव बढ़ सकता था। नागभट्ट प्रथम की विजय ने गुर्जर प्रतिहार शक्ति को मजबूत आधार प्रदान किया। यानी कि मान लीजिए किसी गांव के मुख्य द्वार पर एक मजबूत प्रहरी खड़ा हो। यदि वह भारी आक्रमणकारियों को गांव में प्रवेश करने से रोक देता है तो पूरा गांव सुरक्षित रहता है। ठीक उसी प्रकार नागभट्ट प्रथम ने भारी आक्रमणों का सामना करके अपने राज्य की सुरक्षा की और गुर्जर प्रतिहार शक्ति को मजबूत बनाया।
यही कारण है कि कहा जाता है कि नागभट्ट प्रथम ने अरबों को हराकर प्रतिहार शक्ति की स्थापना की। दूसरे जो शासक है वो है वत्सराज। अब बात करें वत्सराज की, तो जब कोई राज्य स्थापित हो जाता है तो उसका अगला लक्ष्य होता है अपने क्षेत्र और प्रभाव को आगे बढ़ाना। वत्सराज के समय भी यही स्थिति थी। उस समय कन्नौज उत्तर भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण नगर माना जाता था। जो भी शासक कन्नौज पर अधिकार कर लेता था उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति दोनों बढ़ जाती थी। इसलिए वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार करने का प्रयास किया। अब प्रश्न उठते हैं कि उन्होंने कन्नौज को ही क्यों चुना, क्योंकि कन्नौज राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। उत्तर भारत में प्रभाव स्थापित करने के लिए कन्नौज पर नियंत्रण होना एक बड़ी उपलब्धि समझी जाती थी। जैसे मान लीजिए यदि किसी विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण पद प्रधानाचार्य का हो तो कई योग्य व्यक्ति उस पद को प्राप्त करना चाहेगी, क्योंकि उससे उन्हें सम्मान और अधिकार दोनों मिलते हैं। उसी प्रकार उस समय कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करना शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। इसलिए वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। यह प्रयास दिखाता है कि गुर्जर प्रतिहार शासक केवल अपने राज्य को बचाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि उत्तर भारत में अपना प्रभाव भी बढ़ाना चाहते थे। तीसरे जो शासक है वो है नागभट्ट द्वितीय। अब आगे है नागभट्ट द्वितीय पर, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के एक प्रमुख शासक थे। जहां वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार करने का प्रयास किया था, वहीं नागभट्ट द्वितीय ने उस प्रयास को आगे बढ़ाया। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। यह उपलब्धि गुर्जर प्रतिहार वंश के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अब प्रश्न ये है कि कन्नौज पर अधिकार करने से उन्हें क्या लाभ हुआ, क्या फायदा हुआ? तो कन्नौज पर अधिकार करने का अर्थ था कि गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति और प्रतिष्ठा पहले की तुलना में और अधिक बढ़ गई। इससे उत्तर भारत में उनका प्रभाव मजबूत हुआ और उनका राज्य अधिक शक्तिशाली दिखाई देने लगा। एक सरल से उदाहरण देखिए। मान लीजिए कोई खिलाड़ी पहले प्रतियोगिता में भाग लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती, लेकिन बाद में उसी टीम का साथी उसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तब पूरे समूह की, पूरी टीम की जीत होती है, पूरी टीम की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार करने का प्रयास किया था, लेकिन नागभट्ट द्वितीय ने उस लक्ष्य को प्राप्त करके गुर्जर प्रतिहार वंश की शक्ति को और मजबूत बनाया। इसलिए इतिहास में नागभट्ट द्वितीय का नाम विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उन्होंने कन्नौज पर अधिकार किया, जो उस समय शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। अब हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक मिहिर भोज के बारे में। जब इतिहासकार मिहिर भोज का नाम लेते हैं तो उसे प्रतिहार वंश के सबसे महान शासक कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उसे सबसे महान क्यों कहा जाता है? किसी भी राजा की महानता केवल उसके राजा बनने से नहीं मापी जाती। उसकी महानता इस बात से मापी जाती है कि उसने अपने राज्य को कितना मजबूत बनाया, उसकी शक्ति कितनी बढ़ाई और उसका प्रभाव कितना दूर तक पहुंचाया। मिहिर भोज के समय प्रतिहार शक्ति अपने चरम पर पहुंची, अर्थात जिस वंश की नींव पहले शासकों ने रखी थी उससे सबसे अधिक मजबूती और प्रतिष्ठा मिहिर भोज ने प्रदान करी। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक छोटा व्यापार शुरू किया, उसके बाद अगली पीढ़ी ने उस व्यापार को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा आया जिसने उस व्यापार को पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया। तब लोग उसी व्यक्ति को सबसे महान मानते। ठीक इसी प्रकार प्रतिहार वंश में कई शासक हुए, लेकिन मिहिर भोज वह शासक था जिसने इस वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा को सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचाया। इसलिए उसे प्रतिहार वंश के सबसे महान शासक माना जाता है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये शासक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाएगा। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है कि मिहिर भोज ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। विशाल साम्राज्य का शब्द का अर्थ है, साम्राज्य का मतलब होता है ऐसा राज्य जिसके अधीन बहुत बड़ा क्षेत्र हो, जहाँ राजा का प्रभाव दूर दूर तक फैला हो। जब कोई राजा छोटे क्षेत्र पर शासन करता है तो उसकी शक्ति भी सीमित होती है, लेकिन जब उसका राज्य बड़ा हो जाता है तब उसकी राजनीतिक शक्ति, प्रतिष्ठा और प्रभाव भी बढ़ जाता है। मिहिर भोज के बारे में कहा जाता है कि उसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इसका मतलब ये है कि उसने शासन काल में प्रतिहार शक्ति केवल एक छोटे क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि बहुत व्यापक रूप से ले चुकी थी। मान लीजिए अगर किसी स्कूल का मॉनिटर केवल अपनी कक्षा को संभालता है तो उसका प्रभाव केवल एक कक्षा तक रहेगा, लेकिन यदि वही छात्र
पूरे विद्यालय का हेड बॉय बन जाता है तो उसका प्रभाव पूरे विद्यालय में फैल जाएगा। ठीक इसी प्रकार मिहिर भोज का प्रभाव पूरे बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया। इसी कारण उसके राज्य को विशाल साम्राज्य कहा गया। किसी भी राज्य के लिए बड़ा साम्राज्य बनाना आसान नहीं होता। जितना बड़ा राज्य होगा उसे नियंत्रित करना उतना ही कठिन होगा। अलग अलग क्षेत्रों में प्रशासन चलाना, व्यवस्था बनाना रखना, अपनी सत्ता को मजबूत रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसलिए जब कहा जाता है कि मिहिर भोज ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की तो यह उसकी क्षमता, नेतृत्व और शासन की शक्ति को दर्शाता है। अब तीसरा बिंदु है वो है, कहा गया है कि अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज की प्रशंसा की थी। सबसे पहले ये समझिए कि किसी विदेशी यात्री की प्रशंसा का महत्व क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने ही देश के राजा की प्रशंसा करता है तो लोग कहते हैं कि वो अपने राजा के प्रति पक्षपाती हैं। लेकिन जब कोई विदेशी व्यक्ति जो दूसरे देश से आया हो किसी शासक की प्रशंसा करे तो उसकी बात अधिक विश्वसनीय मानी जाती है। अरबी यात्री सुलेमान भारत आया और उसने यहाँ की परिस्थितियों को देखा। उसने मिहिर भोज की शक्ति और प्रभाव को देखकर उसकी प्रशंसा की। ये बात हमें बताती है कि मिहिर भोज की ख्याति केवल उसके राज्य तक सीमित नहीं थी। उसकी प्रसिद्धि इतनी अधिक थी कि विदेशी यात्री भी उसके बारे में जानते थे और उसके शासन से प्रभावित थे। मान लीजिए यदि आपके स्कूल में कोई छात्र बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसकी प्रशंसा उसके दोस्त भी करेंगे। लेकिन यदि किसी दूसरे स्कूल का शिक्षक भी उसकी तारीफ करे तो उस प्रशंसा का महत्व बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार सुलेमान की प्रशंसा यह दर्शाती है कि मिहिर भोज की प्रतिष्ठा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी थी। यह उसके शासन की सबसे शक्ति और उसकी प्रसिद्धि का प्रमाण माना जाता है। अब अंतिम बिंदु है, मिहिर भोज धार्मिक रूप से भी सूर्य उपासक था। सूर्य उपासक का अर्थ है कि वह सूर्य देव की पूजा करता था, उन्हें अपने आस्था का प्रमुख केंद्र मानता था। भारतीय परंपरा में सूर्य को ऊर्जा, प्रकाश और जीवन का स्रोत माना जाता है। हर दिन सूर्योदय होने पर पूरी दुनिया को प्रकाश मिलता है, इसलिए प्राचीन काल से सूर्य को विशेष महत्व दिया गया। मिहिर भोज भी सूर्य की उपासना करता था। यह उसकी व्यक्तिगत धार्मिक आस्था को दर्शाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी शासक की धार्मिक मान्यता उसके जीवन और सोच को प्रभावित करती है। जिस प्रकार आज भी अलग अलग लोग अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल के शासकों की भी अपनी धार्मिक आस्थाएं होती थी। मिहिर भोज के लिए सूर्य केवल एक खगोलीय पिंड नहीं था बल्कि श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक था। जैसे आज कोई व्यक्ति भगवान शिव का भक्त होता है, कोई भगवान कृष्ण का भक्त होता है, कोई माता दुर्गा का उपासक होता है, उसी प्रकार मिहिर भोज सूर्य देव का उपासक था। इसलिए इतिहास में उसके बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है कि वह धार्मिक रूप से सूर्य का उपासक था। अब बात करते हैं पाल वंश की। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पाल वंश क्या था। तो पाल वंश प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। जब हम पाल वंश का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने पूर्वी भारत के शक्तिशाली राज्य आता है। इस वंश ने विशेष रूप से भारत के पूर्वी भाग में अपनी पहचान बनाई। अब सवाल उठता है कि पाल वंश महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, क्योंकि ये केवल शक्ति, ये केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने धर्म, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यही कारण है कि इतिहास में पाल वंश का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। इसके मुख्य क्षेत्र बंगाल और बिहार थे। पाल वंश का मुख्य क्षेत्र बंगाल और बिहार था। इसका अर्थ यह है कि पाल शासकों की शक्ति मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में फैली हुई थी। मान लीजिए किसी विद्यालय का प्रधानाचार्य है और उसका नियंत्रण पूरे विद्यालय पर है, उसी प्रकार पाल शासकों का प्रशासन और प्रभाव मुख्य रूप से बंगाल और बिहार के क्षेत्र में पूरी तरह से था। बंगाल और बिहार उस समय भी महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते थे। यहाँ बड़ी जनसंख्या रहती थी, कृषि होती थी और व्यापारिक गतिविधियां भी चलती थी। इसलिए यदि कोई शासक इन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता था तो उसकी शक्ति अपने आप में बढ़ जाती थी। यही कारण था कि पाल वंश की शक्ति का आधार बंगाल और बिहार बने। जब किसी राज्य के पास उपजाऊ भूमि और अधिक जनसंख्या होती है तो उसे कर भी अधिक प्राप्त होता है, यानी कि टैक्स। इससे राज्य की आर्थिक रूप से मजबूती बढ़ती है। इस प्रकार बंगाल और बिहार पाल वंश की शक्ति के प्रमुख केंद्र थे। इस वंश के संस्थापक गोपाल थे।
जब पाल वंश के संस्थापक गोपाल के बारे में समझते हैं तो संस्थापक का अर्थ होता है किसी वंश या राज्य की शुरुआत करने वाला व्यक्ति। तो पाल वंश की शुरुआत की थी गोपाल ने, इसलिए हम उन्हें पाल वंश के संस्थापक कहते हैं। अब सोचिए, यदि कोई भवन बनाता है तो सबसे पहले उसकी नींव रखी जाती है। उसी प्रकार किसी भी राजवंश की नींव उसका संस्थापक रखता था। गोपाल ने वह आधार तैयार किया जिस पर आगे चलकर पूरा पाल वंश खड़ा हुआ। इस कारण इतिहास में गोपाल का महत्व बहुत अधिक है। जब भी पाल वंश का नाम लिया जाता है तो गोपाल का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि उन्होंने ही इस वंश की स्थापना की थी। इसलिए यदि कोई पूछे कि पाल वंश की शुरुआत किसने की, तो उत्तर होगा गोपाल। धर्म में बौद्ध धर्म का संरक्षण था। अब हम पाल वंश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मान सकते हैं इसे। पाल शासकों ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था। संरक्षण का शब्द का मतलब है किसी धर्म, विचार या संस्था को सहायता देना, उसका समर्थन करना और उसे बढ़ाने में मदद करना। पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को महत्व दिया और उसे विकसित होने का अवसर दिया। इसे सिंपल से उदाहरण से समझिए तो मान लीजिए किसी विद्यालय में खेलों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है तो खिलाड़ियों को सुविधाएं भी दी जाती है, प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है और उनका सम्मान किया जाता है। तो हम कहेंगे कि विद्यालय खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। उसी प्रकार पाल शासक बौद्ध धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म की गतिविधियां जारी रही और उसे शासकीय समर्थन प्राप्त हुआ। यही कारण है कि पाल वंश का नाम बौद्ध धर्म के संरक्षण के साथ जोड़ा जाता है। अब इतिहासकार पाल शासकों का अध्ययन करते हैं तो उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक बौद्ध धर्म के प्रति उनका समर्थन माना जाता है। इसकी राजधानी कभी कभी मुंगेर और कभी पाटलिपुत्र थी। दिए गए बिंदु के अनुसार पाल वंश की राजधानी कभी कभी मुंगेर और पाटलिपुत्र रही। सबसे पहले समझते हैं कि राजधानी क्यों होती है। तो राजधानी वह स्थान होता है जहां राज्य का प्रशासन चलाया जाता है। आज जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है और देश के महत्वपूर्ण सरकारी कार्य वहीं से संचालित होते हैं, उसी प्रकार किसी भी प्राचीन राज्य की राजधानी होती थी। अब यहाँ लिखा है कि पाल वंश की राजधानी कभी कभी मुंगेर और कभी पाटलिपुत्र थी। तो इसका अर्थ है कि अलग अलग समय पर प्रशासनिक केंद्र बदलता रहा। इसे ऐसे समझिए कि संस्था का मुख्य कार्यालय एक समय एक शहर में हो और बाद में किसी और कारणवश दूसरे शहर में चला जाए। कार्यालय बदल सकता है लेकिन संस्था वही रहती है। उसी प्रकार पाल वंश वही था लेकिन राजधानी अलग अलग समय मुंगेर और पाटलिपुत्र रही। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि पाल वंश की स्थायी राजधानी नहीं बताई गई है, बल्कि विभिन्न समयों में मुंगेर और पाटलिपुत्र दोनों का महत्व रहा है। अब हम अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, तो शिक्षा और संस्कृति का विकास। यह पाल वंश की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है। जब किसी राज्य में शिक्षा और विकास होता है तो वहां ज्ञान बढ़ता है, विद्वान तैयार होते हैं और बौद्धिक गतिविधियां बढ़ती हैं। इसी प्रकार संस्कृति का विकास होने का अर्थ है कि समाज की परंपराएं, कला, विचार और जीवन शैली आगे बढ़ती हैं। मान लीजिए यदि किसी समाज में विद्यालय, अध्ययन और ज्ञान को महत्व दिया जाता है तो धीरे धीरे वह समाज अधिक शिक्षित बन जाता है। ठीक उसी प्रकार पाल वंश के समय शिक्षा को महत्व मिला, साथ ही संस्कृति का भी विकास हुआ। संस्कृति किसी समाज की पहचान होती है। जैसे किसी परिवार की अपनी परंपराएं होती है, वैसे ही किसी राज्य की भी अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति होती है, अपनी पहचान होती है। जब संस्कृति का विकास होता है तो समाज अधिक संगठित होता है और समृद्ध दिखाई देता है। इसलिए पाल वंश केवल राजनीतिक शक्ति के कारण ही प्रसिद्ध नहीं हुआ, बल्कि शिक्षा, संस्कृति के विकास के कारण भी इतिहास में विशेष स्थान बना इस वंश का। अब बात करते हैं पाल वंश के प्रमुख शासकों की, जिसमें सबसे पहला नाम आएगा गोपाल का, क्योंकि गोपाल पाल वंश का संस्थापक कहा जाता है। यहाँ लिखा है कि जनता और सामंतों द्वारा चुना गया। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ और इसका क्या अर्थ है। तो उस समय बंगाल क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता और अव्यवस्थाएं थी। अलग अलग शक्तियां अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही थी। ऐसी स्थिति में लोगों को एक ऐसे शासक की आवश्यकता थी जो व्यवस्था स्थापित कर सके और क्षेत्र में शांति बनाए रख सके। इसी कारण जनता और सामंतों ने मिलकर गोपाल को अपना शासक चुना।
सामंत उस समय के शक्तिशाली स्थानीय सरदार या क्षेत्रीय शासक होते थे जिनके पास अपनी सेना का और प्रभाव होता था। जब जनता सामंत दोनों किसी व्यक्ति को स्वीकार कर ले तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति पर व्यापक विश्वास किया गया। मान लीजिए किसी स्कूल में लंबे समय से अनुशासन की समस्या चल रही हो, छात्र परेशान हो, शिक्षक भी समाधान चाहते हो, तब सभी मिलकर किसी एक ऐसे व्यक्ति को मॉनिटर चुन ले जो व्यवस्था संभाल सके। ठीक उसी प्रकार जनता और सामंतों ने गोपाल को चुना ताकि क्षेत्र में स्थिरता और शासन स्थापित हो सके। इसलिए गोपाल केवल पाल वंश के संस्थापक ही नहीं थे, बल्कि ऐसे शासक थे जिन्हें लोगों के समर्थन से सत्ता मिली। अब आते हैं पाल वंश के दूसरे महत्वपूर्ण शासक धर्मपाल पर। कन्नौज की राजनीति में हस्तक्षेप और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ये दोनों चीजें इन्होंने की थी। कन्नौज की राजनीति में हस्तक्षेप यानी कि सबसे पहले इसका मतलब यह है कि कन्नौज उस समय उत्तर भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। जो भी शक्तिशाली शासक होता था वो कन्नौज पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। जब कहा जाता है कि धर्मपाल ने कन्नौज की राजनीति में हस्तक्षेप किया तो इसका मतलब है कि उन्होंने वहां होने वाली राजनीतिक गतिविधियों और सत्ता संघर्षों में अपनी भूमिका निभाई। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र की राजधानी में भाग लेना शक्ति और प्रभाव का प्रतीक माना जाता है। यदि शासक का प्रभाव केवल अपने राज्य तक सीमित रहे तो उसकी शक्ति सीमित मानी जाती है, लेकिन जब वह दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की राजनीति को भी प्रभावित करने लगे तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए किसी जिले का सबसे महत्वपूर्ण बाजार हो, यदि आसपास के सभी व्यापारी उस बाजार के फैसलों को प्रभावित करने लगे तो इसका मतलब होगा कि उनका प्रभाव केवल अपने गांव तक सीमित नहीं है। इसी प्रकार धर्मपाल ने कन्नौज की राजधानी में हस्तक्षेप करके अपने प्रभाव का प्रदर्शन किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्होंने की थी। किसी विश्वविद्यालय की स्थापना करना केवल इमारत बनाना नहीं होता, बल्कि ये शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा देने का कार्य होता है। इसका अर्थ है कि धर्मपाल शिक्षा को महत्व समझते थे और चाहते थे कि अध्ययन तथा ज्ञान का विकास हो। ऐसा क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि किसी भी राज्य की उन्नति केवल सेना और युद्धों से नहीं होती, बल्कि शिक्षा से भी होती है। जब शासन शिक्षा को प्रोत्साहन देता तो विद्वानों, विद्यार्थियों और ज्ञान की परंपरा को बढ़ावा मिलता था। जैसे आज किसी क्षेत्र में नया कॉलेज या विश्वविद्यालय खुलता है तो वहां पढ़ाई के नए अवसर पैदा होते हैं। ठीक उसी प्रकार विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना शिक्षा के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। तीसरे शासक है देवपाल। इसका सीधा अर्थ है कि देवपाल ने अपने राज्य की शक्ति और प्रभाव को बढ़ाया। जब किसी शासक का साम्राज्य फैलता है तो उसके अधीन आने वाले क्षेत्रों की संख्या बढ़ जाती है। साम्राज्य का विस्तार किसी शासक की शक्ति का संकेत माना जाता है। ऐसा क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि जितना बड़ा साम्राज्य होगा उतना ही अधिक उसका प्रभाव और महत्व होगा। बड़े क्षेत्रों पर शासन करने वाला शासक अधिक शक्तिशाली माना जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यापारी की केवल एक दुकान हो और दूसरे व्यापारी की अनेक शाखाएं हो तो सामान्यतः अधिक शाखाओं वाले व्यापारी को अधिक प्रभावशाली माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार साम्राज्य का विस्तार किसी शासक की बढ़ती शक्ति को दर्शाता है। जब साम्राज्य का विस्तार होता है तो पूरे वंश की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। देवपाल के शासन में पाल वंश की शक्ति और प्रभाव अधिक मजबूत हुआ। इसका अर्थ यह है कि पाल वंश एक प्रभावशाली और शक्तिशाली राजवंश के रूप में पहचाना जाने लगा। जैसे किसी खेल टीम का कप्तान लगातार जीत दिलाए तो केवल कप्तान ही नहीं बल्कि पूरी टीम की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार देवपाल के कार्यों से केवल उनकी व्यक्तिगत शक्ति नहीं बढ़ी बल्कि पूरे पाल वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा मजबूत हुई। अब समझते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो राष्ट्रकूट वंश का मुख्य क्षेत्र दक्कन था। अब प्रश्न आता है कि दक्कन क्या था? तो दक्कन भारत का दक्षिणी पठारी क्षेत्र था। जब हम मानचित्र देखते हैं तो भारत का जो मध्य दक्षिण भाग है उसे सामान्य रूप से दक्कन क्षेत्र कहा जाता है। राष्ट्रकूट मुख्य रूप से आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में था।
इसे एक आसान उदाहरण से समझे तो मान लीजिए भारत एक बहुत बड़ा घर है। इस घर का उत्तरी हिस्सा अलग है और दक्षिणी हिस्सा अलग है। इनके बीच का जो बड़ा क्षेत्र है वो दक्कन क्षेत्र माना जाता है। राष्ट्रकूटों की शक्ति इसी क्षेत्र में सबसे अधिक थी। ये क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि ये भारत के उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का काम करता था। जो भी शक्ति इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखती थी उसकी राजनीतिक स्थिति मजबूत हो जाती थी। इसलिए जब कहा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का मुख्य क्षेत्र दक्कन था तो इसका मतलब ये है कि उनकी शक्ति प्रशासन और प्रभाव का सबसे बड़ा केंद्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र के कुछ हिस्सों में था। यही कारण है कि राष्ट्रकूट को दक्कन की प्रमुख शक्ति माना जाता था। राष्ट्रकूट वंश की संस्थापक दंती दुर्ग की थी। संस्थापक का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो वंश के राज्य की नींव रखेगी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और इस वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। जैसे किसी विद्यालय की स्थापना करने वाला व्यक्ति उस विद्यालय का संस्थापक कहा जाता है, उसी प्रकार राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि राष्ट्रकूट की वास्तविक शुरुआत दंती दुर्ग के नेतृत्व में हुई। जब हम किसी वंश का इतिहास पढ़ते तो संस्थापक का विशेष महत्व होता है, क्योंकि वही व्यक्ति उस वंश को पहचान दिलाने की शुरुआत करता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति एक छोटी दुकान शुरू करता है और आगे चलकर वो एक बड़ी कंपनी बन जाती है तो उस कंपनी का संस्थापक वही व्यक्ति कहलाएगा जिसने शुरुआत की थी। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रकूट वंश की शुरुआत दंती दुर्ग ने की, इसलिए उन्हें इस वंश का संस्थापक कहा जाता है। यही कारण है कि इतिहास में दंती दुर्ग का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि किसी भी वंश की कहानी उसके संस्थापक से ही शुरू होती है। जब तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु आएगा, राष्ट्रकूट वंश ने हिंदू धर्म, जैन धर्म का संरक्षण किया था। सबसे पहले संरक्षण शब्द का मतलब क्या होता है? तो संरक्षण शब्द का मतलब होता है किसी धर्म, संस्कृति या परंपरा को समर्थन देना, उसे बढ़ावा देना और उसके विकास में सहायता करना। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल एक ही धर्म को महत्व दिया गया। जब कहा जाता है कि राष्ट्रकूटों ने हिंदू और जैन धर्म का संरक्षण किया तो इसका अर्थ है कि इन दोनों धार्मिक परंपराओं को उनके शासनकाल में सहयोग और सम्मान प्राप्त हुआ। इसे एक आसान उदाहरण से समझे तो मान लीजिए किसी स्कूल में विज्ञान और कला दोनों विषयों को समान महत्व दिया जाता है। स्कूल ये नहीं कहता कि केवल विज्ञान ही पढ़ो या केवल कला ही पढ़ो, वो दोनों को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रकूट शासकों ने हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों को संरक्षण प्रदान किया। ये बात हमें यह बताती है कि उनके शासन काल में धार्मिक गतिविधियों को महत्व दिया जाता था। जब किसी धर्म को शासकों का समर्थन मिलता था तो उस धर्म से जुड़े लोगों को भी अपने धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाने में सुविधा मिलती थी। इसलिए इतिहास में राष्ट्रकूट वंश को हिंदू और जैन धर्म के संरक्षण के लिए याद किया जाता है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी, जिसे मालखेंड भी कहा जाता है। सबसे पहले समझे कि राजधानी क्या थी। तो राजधानी वो प्रशासनिक केंद्र होता था जहाँ से पूरे राज्य का काम किया जाता था, कार्य किया जाता था। यहीं से शासन चलाया जाता था, महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे, राज्य की प्रमुख गतिविधियां संचालित होती थी। इसे मान लीजिए जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है और देश के अनेक महत्वपूर्ण सरकारी निर्णय वहीं से लिए जाते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत थी। जब किसी राज्य की राजधानी तय होती है तो वह स्थान शासन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। राजा, अधिकारी और प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य केंद्र वही होता है। इसलिए जब हम मान्यखेत या मालखेड के नाम पढ़ते हैं तो हमें समझना चाहिए कि यह राष्ट्रकूट शासन का केंद्रीय स्थान था जहाँ से पूरे राज्य के प्रशासन को संचालित किया जाता था। यही कारण है कि इतिहास में मान्यखेत को राष्ट्रकूट वंश की राजधानी के रूप में विशेष महत्व दिया जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों की, जिसमें से सबसे पहले बात करेंगे दंती दुर्ग की। ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। संस्थापक का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसने किसी वंश या राज्य की नींव रखी हो। जैसे कि कंपनी की शुरुआत करने वाले व्यक्ति को उसका संस्थापक कहा जाता है, उसी प्रकार राष्ट्रकूट वंश की शुरुआत करने वाले व्यक्ति दंती दुर्ग को संस्थापक कहते हैं राष्ट्रकूट वंश का।
पालों और प्रतिहारों से युद्ध के बीच शक्ति की स्थापना की। इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। उस समय भारत में कई शक्तिशाली राजवंश मौजूद थे। पाल और प्रतिहार भी बड़ी शक्तियां थी। ऐसे वातावरण में किसी नए वंश का उभरना आसान नहीं होता। सोचिए, यदि किसी मैदान में पहले से दो मजबूत खिलाड़ी मौजूद हो और उसी मैदान में एक नया खिलाड़ी अपनी पहचान बनाने आए, तो उसे अपनी शक्ति सिद्ध करनी पड़ेगी। ठीक यही स्थिति दंती दुर्ग के सामने थी। उन्हें केवल शासन शुरू नहीं करना था, बल्कि यह भी दिखाना था कि राष्ट्रकूट भी एक महत्वपूर्ण शक्ति बन सकते हैं। जब इतिहास में कहा जाता है कि उन्होंने पालों और प्रतिहारों के बीच अपनी शक्ति स्थापित की, तो इसका अर्थ उन्होंने राष्ट्रकूट वंश को इतना मजबूत बनाया कि अन्य बड़ी शक्तियां भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये किसी नए राज्य की शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि यदि शुरुआत में ही शक्ति स्थापित न हो सके तो नया वंश अधिक वर्ष समय तक टिक नहीं पाता। इसलिए दंती दुर्ग का सबसे बड़ा महत्व यही है कि उन्होंने राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी और उसे एक पहचान दिलाई। अब बात करते हैं ध्रुव की। तो ध्रुव राष्ट्रकूट वंश के ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। अब प्रश्न उठता है कि यह बात इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है कि प्रतिहार और पालों को दोनों को हराया, क्योंकि पाल और प्रतिहार दोनों उस समय की प्रमुख शक्तियां थी। सामान्य रूप से यदि कोई राजा एक बड़ी शक्ति को हरा दे तो भी उसे बड़ी उपलब्धि माना जाता था, लेकिन यहाँ तो ध्रुव के बारे में कहा गया है कि उन्होंने दोनों शक्तियों को पराजित किया। इससे उनकी शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसे केवल सिंपल से उदाहरण में समझो तो मान लीजिए किसी प्रतियोगिता में दो मजबूत टीमें हैं। अब यदि कोई तीसरी टीम दोनों को हराकर जीत हासिल कर ले तो सभी लोग उसकी ताकत को स्वीकार करते हैं। ठीक इसी प्रकार ध्रुव ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। जब कोई शासक बड़े बड़े प्रतिद्वंदियों को पराजित करता है तो उसके राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। लोगों को यह संदेश जाता है कि यह राज्य केवल अस्तित्व में नहीं बल्कि युद्ध क्षेत्र में भी बहुत शक्तिशाली है। इस कारण ध्रुव का शासन राष्ट्र को शक्ति के विस्तार और प्रतिष्ठा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी विजय केवल युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि राष्ट्रकूटों की शक्ति को पूरे राजनीतिक परिदृश्य में स्थापित करना भी था। अब बात आते हैं गोविंद तृतीय पर। जब कोई शासक अपनी सेना के साथ दूर दूर जाकर सैन्य कार्रवाई करता है तो उसे अभियान कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि गोविंद तृतीय केवल अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने अपनी शक्ति को दूर तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब यहाँ विशेष रूप से कहा गया है कि उनका अभियान उत्तर भारत तक पहुंचा। इसका मतलब है कि उनकी सैन्य गतिविधियां और प्रभाव अपने मूल क्षेत्र से काफी दूर तक पहुंचे। इसे मान लीजिए किसी विद्यालय की क्रिकेट टीम केवल अपने स्कूल में ही खेलती, लेकिन जब वही टीम दूसरे शहरों में जाकर प्रतियोगिताएं खेलने लगे तो उसका प्रभाव और पहचान बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार जब गोविंद तृतीय का अभियान उत्तर भारत तक पहुंचा तो यह उनकी शक्ति और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। प्रतिहार उस समय एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। इन्होंने प्रतिहारों को भी पराजित कर दिया। ऐसी शक्ति को हराना आसान कार्य नहीं होता है। जब कोई राजा एक बड़े प्रतिद्वंदी को पराजित करता है तो उसकी सैन्य क्षमता और नेतृत्व दोनों सिद्ध होते हैं। इसलिए गोविंद तृतीय की उपलब्धि केवल एक युद्ध जीतने तक सीमित नहीं थी, यह राष्ट्रकूट शक्ति के प्रभाव और सामर्थ्य का प्रदर्शन भी थी। उनकी विजय ने यह दिखाया कि राष्ट्रकूट केवल दक्कन क्षेत्र की शक्ति नहीं थे, बल्कि वे दूर तक अभियान चलाने और बड़े प्रतिद्वंदियों का सामना करने में भी सक्षम थे। अब बात करते हैं एलोरा की कैलाश मंदिर की। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रकूट शासक केवल समय राजनीति शक्ति ही नहीं थी, बल्कि कला, स्थापत्य और धार्मिक निर्माणों को भी बहुत महत्व दिया जाता था। कृष्ण प्रथम ने अपने शासनकाल में इस भव्य मंदिर का निर्माण कर
अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।